हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। BCS 184 का असाइनमेंट 2023-24 का मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, जो वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। डेटा एनालिसिस का पहला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है कि द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आवर्स अ ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स प्लेड वीडियो गेम्स ड्यूरिंग द वीकेंड एंड द लास्ट स्कोर अटेंड बाय ईच ऑफ देम इन अ टेस्ट द फॉलोइंग मंडे। मंडे के दिन टेस्ट स्कोर कौन सा था और टाइम टेबल क्या था, ये दोनों यहाँ पे इस तरह से मैंने डेटा शो किया है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट अ लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टाइम स्पेंट ऑन प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड टेस्ट स्कोर अटेंड। ये मतलब एज्यूम किया गया है कि जो लीनियर रिलेशनशिप है वो उस चीज़ों पे डिपेंड करता है जो टाइम स्पेंड किया गया है और कितने टाइम में वीडियो गेम खेला गया है और उनके स्कोर क्या निकल के आए हैं। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि उस लीनियर रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ कितना है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो उसको आप कुछ इस तरह से लिखोगे। टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप यू कैन कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपको लीनियर रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। दिस मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप। ये किस किस चीज़ को मेजर करता है? किसी भी लीनियर रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को और उसका डायरेक्शन को। In this case, it looks like a negative correlation, more time spent, lower test score। और हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है वो निगेटिव कोरिलेशन है या पॉजिटिव कोरिलेशन? तो अगर टाइम स्पेंड ज़्यादा होगा और टेस्ट स्कोर कम होगा तो वो निगेटिव कोरिलेशन में आएगा। टाइम स्पेंड कम होगा और स्कोर ज़्यादा होगा तो वो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन में आएगा। और हम इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथन और एक्सेल्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में पूछा है कि एस्टिमेट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इन द सिनेरियो। यूज दिस लाइन टू फाइंड द एक्सपेक्टेड टेस्ट स्कोर फॉर अ स्टूडेंट हु प्लेज वीडियो गेम्स फॉर 9 आवर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि एक्सपेक्टेड टेस्ट स्कोर कितना आएगा एक स्टूडेंट का अगर वो 9 घंटे तक कंटिन्यू वीडियो गेम्स खेलता है। टू एस्टिमेट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट यू वुड टिपिकली यूज लीनियर रिग्रेशन। हम इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए लीनियर रिग्रेशन फार्मूला का यूज़ करेंगे। द इक्वेशन फॉर अ लाइन इज़ y इक्वल टू mx+b। ये आपका फार्मूला है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगी कि ये इनको किस किस चीज़ों से डिनोट किया गया है। जहाँ पे आपका जो y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम टेस्ट स्कोर मानेंगे, और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम टाइम एज्यूम करेंगे, और जो m है वो स्लोप है, और b जो है m मतलब स्लोप है, और b जो है वो y इंटरसेप्ट है। यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड b फॉर योर डेटा। अब हम यहाँ पे m और b का डेटा फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ही हमें डेटा मिल जाएगा हम उसे इक्वेशन में पुट करके, और x जैसे मान लिया कि हमने x का वैल्यू x का जो हमारा आउटपुट आया है वो 9 है, और यह हमारा एक्सपेक्टेड टेस्ट स्कोर होगा जो भी स्टूडेंट 9 घंटे वीडियो गेम्स खेलेंगे उनके लिए। तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करोगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपका BCS 184 का बहुत डिफिकल्ट है, उसे सॉल्व करना ईजी नहीं है। वो क्वेश्चन मतलब आपके बुक से नहीं आता है, जो NCERT आपका बुक है उससे नहीं आता है, रेफरेंस बुक से भी नहीं आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है स्टडी। ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। अ स्टूडेंट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग वेदर और नॉट द अमाउंट ऑफ कैफीन कंज्यूम्ड अफेक्टेड मेमोरी। एक स्टूडेंट जो है वो टेस्ट करना चाहता है कि जो हम कैफीन कॉफ़ी लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो कितना हमारी मेमोरी को अफेक्ट करता है, किस तरह से अफेक्ट करता है। 15 वॉलंटियर्स टू पार्ट इन दिस स्टडी। 15 लोगों ने इसमें इस स्टडी में भाग लिया है। एंड दे वर गिवन 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक, टाइप A, B एंड C। उनको 3 तरह के ड्रिंक्स दिए गए हैं जिसका नाम है A, B एंड C, कंटेनिंग डिफरेंट लेवल ऑफ कैफीन, और इनके डिफरेंट लेवल है कैफीन के। 50 mg है, 100 mg है एंड 150 mg है। Volunteers were divided into 3 groups of 5 each and were assigned। 3 वे में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप में, और 5-5 लोग हैं उन सब में। द ड्रिंक्स ग्रुप वाइज दे वर गिवन
अ मेमोरी टेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स रिमेंबर्ड फ्रॉम अ लिस्ट। अब उनको एक मेमोरी टेस्ट दिया गया है कि कितने टर्म्स ऑफ नंबर को वो याद रख पाते हैं। द रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल है जो 7, 8, 10, 12 ये ग्रुप ए है, और जो 11, 14, 12 ये जो है वो ग्रुप बी है, और 14, 12, 10, 16 ये जो आपका रो दिख रहा है वो ग्रुप सी है। पहले ग्रुप को 50 mg का, ग्रुप बी को 100 mg का एंड ग्रुप सी को 150 mg का दिया हुआ है। इस तरह से टेबल यहाँ पे मैंने शो किया है। एंड क्वेश्चन है यहाँ पे, एट सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5% चेक वेदर द मीन नंबर ऑफ वर्ड्स रिमेंबर्ड फ्रॉम द लिस्ट बाय द पार्टिसिपेंट्स बिलोंगिंग टू द 3 ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप्स है उसमें मीन नंबर्स का जो वर्ड, उसको वर्ड्स में आपको इसके आउटपुट्स को निकालना है। तो आंसर कुछ इस तरह से हम इसका देंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। To determine if the mean number of words remembered from the list by participants in 3 groups are significantly different, you can conduct an analysis of variance। हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूला को यूज़ करेंगे? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे हम इन शॉर्ट एनोवा भी बोलते हैं। दिस स्टैटिकल टेस्ट कंपेयर्स द मीन्स ऑफ मोर देन 2 ग्रुप्स। और जो ये स्टैटिकल डेटा को फाइंड आउट करता है वो 2 ग्रुप से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम स्टेप्स देखेंगे कि किस किस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। पहला आपका स्टेप है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पहला आपका है कि हाइपोथेसिस प्रोसेस को लेंगे। नल हाइपोथेसिस को हम HO से भी डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट करते हैं। HO में क्या होता है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन नंबर ऑफ वर्ड्स रिमेंबर्ड अमॉन्ग द 3 कैफीन ग्रुप्स। जो 3 कैफीन ग्रुप्स हैं उसमें कोई भी सिग्निफिकेंस, कोई भी डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलेगा मीन नंबर्स में। जो H1 है उसमें हमें स्लाइटली दिखेगा वर्ड्स का डिफरेंसेस तीनों ग्रुप्स में। सेकेंड स्टेप है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल। इसमें क्या है कि हम 5% दिया हुआ है सिग्निफिकेंस लेवल। और थर्ड वन इज़ द एनोवा टेस्ट। अब हम यहाँ पे एनोवा टेस्ट को यूज़ करेंगे, यूज़ एन एनोवा टेस्ट टू कंपेयर द मीन ऑफ 3 ग्रुप्स। और उसके बाद जो हमारा मीन ग्रुप है तीनों, उसमें क्या कंपैरिजन है वो देखेंगे ना। पी वैल्यू, अब हम यहाँ पे पी वैल्यू निकालेंगे जो कि 0.05 से कम होना चाहिए, नहीं तो ये नन हाइपोथेसिस में आएगा। नेक्स्ट स्टेप इज इंटरप्रेट रिजल्ट्स। If the null hypothesis is rejected, it suggests that there is a significant difference in the mean number of words remembered among the 3 groups। अगर वहाँ पे जो null hypothesis है अगर उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस दिखेगा तो हम ये सोचेंगे कि जो तीनों ग्रुप है इसमें कैफीन के बीच में डिफरेंसेस, मीन नंबर ऑफ वर्ड्स में डिफरेंसेस दिख रहे हैं। अब ये जो है कंक्लूजन है इसका क्वेश्चन का। प्लीज नोट दैट कंडक्टिंग द एनोवा टेस्ट इन्वॉल्व्स मोर डिटेल कैलकुलेशन। एनोवा टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें और भी डिटेल जो क्वेश्चन होना चाहिए वो होगा, तब जाके हम डिटेल कैलकुलेशन कर पाएंगे स्टैटिकली। इफ़ यू हैव द रॉ डेटा यू कैन इनपुट इट इनटू स्टैटिकल सॉफ्टवेयर लाइक आर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आर होता है, पाइथन होता है। तो उसमें हम स्टैटिकल वैल्यूज़ को पुट करके, इनपुट डाल के डेटा को, और तब हम एनोवा को एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब एनोवा के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या होगा। तो ये आपका जो सेक्शन ए का दोनों क्वेश्चन है आपके 2023 और 24 सेशन के, वो क्या कहते हैं, सॉरी, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब जो सेक्शन बी आता है उसमें आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट कुड बी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मल्टीवेरिएट मॉडल बिल्डिंग। मल्टीवेरिएट के मीन्स जो 2 से ज़्यादा का वेरिएबल्स हम निकालते हैं तब हम उसे मल्टीवेरिएट मॉडल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं अप्रोच वो देखेंगे। पहला है डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। क्लियरली आर्टिकुलेट द गोल्स ऑफ योर मॉडल एंड व्हाट यू एम टू अचीव विद द एनालिसिस। हम इस चीज़ को आर्टिकुलेट करते हैं कि हमारा गोल क्या है, किसी भी मॉडल को बनाने के पीछे क्या हमें अचीव करना है, क्या हमारा एम है, इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन मीन्स अलग अलग जो रेलिवेंट्स डेटा है हम उसे इकट्ठा करेंगे, उसके ऑल वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट को जानेंगे और पूरी तरीके से उस मॉडल को हम कंप्लीट कर पाए विथ क्वालिटी, इस चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपका एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इन शॉर्ट हम इसे EDA भी बोलते हैं।
अंडरस्टैंड द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड एसेस रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसमें क्या करते हैं कि हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके कैसे कैसे पैटर्न्स हैं और क्या रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में, उस चीज़ को एक्सेस करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द डेटा प्री प्रोसेसिंग, हैंडल मिसिंग वैल्यूज़, आउटलायर्स एंड स्टैंडर्डाइज नॉर्मलाइज वेरिएबल्स इफ़ नीडेड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी मिसिंग वैल्यूज़ है उसे कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं, फिर आउटलायर्स ड्रॉ करते हैं और किसी भी वेरिएबल्स को स्टैंडर्डाइज और नॉर्मलाइज तरीके से हम शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ द फीचर सेलेक्शन, चूज रेलिवेंट फीचर्स दैट कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द मॉडल वाइल अवॉइडिंग आउटफिटिंग। अब हम ऐसे ऐसे फीचर्स का यूज़ करते हैं ताकि एक के ऊपर एक डेटा मतलब फिट ना हो जाए। उसके बाद हम यूज़ करते हैं 6 में स्प्लिट डेटा। डेटा को क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देंगे, टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेट्स को अलग अलग, ताकि हम उसे जब इवेल्युएट करें उस मॉडल को तो हमें प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ द मॉडल सिलेक्शन, चूज अप्रोप्रिएट मल्टीवेरिएट टेक्निक्स। हम डिफरेंट मल्टीवेरिएट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, लाइक रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, फैक्टर एनालिसिस। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे क्या होगा कि हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ द मॉडल ट्रेनिंग, ट्रेन द चूजन मॉडल ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट, एडजस्टिंग पैरामीटर्स एज नीडेड। जैसे जैसे पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत है उस तरह से हम मॉडल को चूज़ करेंगे और उसे ट्रेन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ द मॉडल इवेल्युएशन, नाउ वी विल एक्सेस द मॉडल परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेनिंग सेट यूजिंग अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स। अलग अलग डिफरेंट मैट्रिक्स का यूज़ करके हम जो मॉडल है उसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ द iterative refinement, refine the model based on evaluation results considering factors like bias, variance, trade off। ये आपका जो bias, variance, ट्रेड ऑफ है, ये एक इवेल्युएशन रिजल्ट्स को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल में। नेक्स्ट स्टेप इज़ वैलिडेशन, ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को वैलिडेट करेंगे। जो डेटा हमें वहाँ पे नहीं दिख रहा है उसको हम जनरलाइज करके और अच्छे से मॉडल में शो करेंगे। नेक्स्ट इज़ द इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंड द मॉडल्स आउटपुट एंड एक्सेसेस द इम्पैक्ट ऑफ ईच वेरिएबल्स ऑन द रिजल्ट। अब हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो मॉडल है उसका आउटपुट क्या आया है, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, किसी और चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है और इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। नेक्स्ट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन, अब हम सारे जो भी प्रोसेस हुए हैं उसके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगे हैं, किस तरह से डिसीजन लिए गए हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किया है और हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया है उस मॉडल का। तो इस स्टेप में हम ये देखेंगे। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन, अब इसमें क्या करेंगे कि हम एक तरीके से कम्युनिकेट करके कि क्या क्या इसके लिमिटेशंस है, कैसे कैसे हमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स को रेकमेंड करना है, वो चीज़ों को देखेंगे इस स्टेप में। नेक्स्ट is maintenance, periodically review and update the model to ensure it remains relevant and accurate। अब यहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी कि टाइम टू टाइम उसमें क्या क्या चीज़ों को हमें अपडेट करते रहना है, रिव्यू लेते रहेंगे। दिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हेल्प्स इंश्योर अ सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव प्रोसेस। अब इस तरह से हम अगर स्टेप बाय स्टेप मल्टीवेरिएट मॉडल्स को प्रिपेयर करेंगे तो क्या है कि वो सिस्टमेटिक वे में होगा और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी का। और अगला क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड ऑन माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।